हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग जीएस का वन लाइनर कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो साथ कोशिश करिएगा साथ में इसे नोट डाउन भी करते रहने का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो हमारे आँख में रेटिना होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसके ऊपर जो इमेज बनता है, ठीक है, वो कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो क्या होगा क्वेश्चन कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी कि कैसा होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ठीक है, किस तरह का होता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, यानी कि जो वस्तु होता है उससे छोटा होता है। और कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो हमारा रेटिना होता है उस पर किस तरह से हमारा इमेज बनता है, यानी कि जो भी चीज़ हम देखते हैं उसका नेचर किस तरह से होता है हमारे रेटिना पे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया कि पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। तो अक्सर आप देखते होंगे जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको बहुत तरह का टीका दिया जाता है, जिसमें एक पोलियो का टीका भी दिया जाता है। तो उसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि जो पोलियो का टीका है वो उसके सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। तो पोलियो के टीका की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम इसे किसने तैयार किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन साल्क ने। किसने किया था, जॉन साल्क ने क्या किया था, पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया था, यानी कि इनके द्वारा इस टीका का निर्माण किया गया था। अगला सवाल देखें तो गोबर गैस के बारे में पूछा जा रहा है। बचपन में अगर आप लोगों ने गोबर गैस से लाइट बनाई होगी तो किस किसने बनाया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए जब जो गोबर गैस होता है ना, इससे हम लोग लाइट भी जलाए थे बचपन में, ठीक है, गोबर गैस का यूज करके। तो या इस तरह से बहुत इसका यूज भी किया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो गोबर गैस होता है उसके मुख्य संघटक क्या है, उसका जो मुख्य यानी कि मेन कंपोनेंट क्या है वो पूछा जा रहा है, उसका मुख्य संघटक क्या होता है। तो अगर हम गोबर गैस की बात करें तो इसका जो मेन यानी कि मुख्य संघटक की बात करें तो क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन का अगर हम बात करें तो इसको CH4 से डिनोट करते हैं, केमिस्ट्री में CH4 से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से कार्बन होता है, चारों तरफ से हाइड्रोजन इस तरह से लगा होता है। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, CH4 यानी कि मीथेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो मीथेन के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, तो जो मीथेन होता है वो क्या होता है, गोबर गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो यही होता है। कौन होता है, तो मीथेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। जब हम हरे पौधे देखते हैं तो हरे पौधे में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रयोग करके क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो हरे पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो जो उसकी यूनिट है उसे क्या कहलाती है ये पूछा जा रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो इकाई होता है, यूनिट, उसे हम लोग क्वांटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटोसोम बोलते हैं। ठीक है, क्वांटोसोम। तो प्रकाश संश्लेषण बचपन में ही पढ़े होंगे, क्लास 4-5 में ही पूछा जाता है, यानी क्लास 4-5 में ही आपसे पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कि प्रकाश संश्लेषण यही होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य, हवा और जल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, तो उसका ही इकाई के बारे में पूछा गया कि तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटासोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटासोम बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है, न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये भी याद रखना होता है कि जो यहाँ पे मतलब यूनिट दिया गया है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। ठीक है, मात्रक भी याद रखना होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग त्वरण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, त्वरण। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि गोइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। तो एक रोग होता है, ठीक है, जिसका नाम है गोइटर। गोइटर में क्या होता है कि देख, जिसको हम लोग घेघा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घेघा रोग बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको घेघा रोग बोलते हैं, जिसमें देखते होंगे कि जो इंसान का जो यहाँ पे गर्दन वाला पार्ट होता है यहाँ पे इस तरह से फूल जाता है। ठीक है, गर्दन वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे इस तरह से फूल जाता है, यहाँ पे इस तरह से फूला हुआ होता है। ठीक है, वो जो शरीर का गर्दन वाला पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, इस तरह से फूला हुआ होता है। तो उसको ही बोलते हैं घेघा रोग या फिर गोइटर बोलते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि किस चीज़ की कमी से हमारे शरीर में गोइटर रोग होता है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। किसकी कमी से, तो जो आयोडीन होता है तो उसके कमी के कारण क्या होता है कि इंसान के शरीर में, मानव शरीर में घेघा रोग हो जाता है, जिसको हम लोग गोइटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो घेघा रोग या फिर गोइटर बोलते हैं, किसके कमी से होता है, तो आयोडीन के कमी से
अगला है वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है कि वायरोलॉजी, ठीक है। तो वायरो क्या वायरस से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कि इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो सिंपली आप देख पा रहे होंगे वायरो को यहाँ से वायरस से रिलेट भी कर सकते हैं। तो वायरो को देखिए वायरस से रिलेट कर लीजिए सिंपल। तो वायरोलॉजी में हम लोग वायरस जिसको हम लोग विषाणु बोलते हैं हिंदी में, तो वह इसका ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। विषाणु का ही अध्ययन करते हैं, वायरस का, ठीक है। जिस तरह से कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना आया था तो कोरोना क्या था, एक तरह का वायरस था। कोरोना क्या था, एक तरह का वायरस था। तो इसको स्टडी किया गया, ठीक है, इसको स्टडी किया गया, इसका वीकनेस पकड़ा गया, तब इसके लिए मेडिसिन बनाया गया, ठीक है, मेडिसिन या फिर बोले तो वैक्सीन बनाया गया, तब जाके हमें कोरोना से छुटकारा मिला, ठीक है। तो उसके ही जो वायरस होता है उसके स्टडी को क्या बोला जाता है, वायरोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो जितने भी विटामिन होते हैं ना उनका रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विटामिन के बारे में हम बताए भी थे शायद, तो उसका सोर्स और उसका नाम वगैरह भी बताए थे, अलग से सेपरेट लेक्चर बनाए थे, तो आप देख लीजिएगा, चैनल में मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, अगर इसका हम सही उत्तर देखें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको क्या याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक जिसको हम लोग डायस्टोलिक रक्तदाब मैंने पूछा जा रहा है कि कितना होता है। अगर कोई एक मतलब जनरल इंसान है, सामान्य है, जिसे हम लोग सामान्य व्यक्ति को यानी कि जो बीमार नहीं है, तो उसका अनुशीलक के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो जब बीपी मेजर करवाते हैं ना, तो उसमें देखिए उसमें क्या होता है कि बीपी 80 और 120 mm एच में मेजर होता है, ठीक है, एच में मेजर होता है। तो वही मतलब अगर इससे कम हुआ तो समझ लीजिए कि बीपी लो है, अगर इससे कम हुआ तो बीपी लो, और इससे ज़्यादा हुआ तो बीपी हाई, ठीक है, इससे ज़्यादा हुआ तो बीपी हाई मेजर किया जाता है। और देखिए हाई बीपी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, हाइपर टेंशन के नाम से। किस नाम से, हाइपर टेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बीपी का जो प्रॉब्लम होता है वो हमारे बॉडी में किस वजह से होता है, तो चलिए यहाँ पे हाइपर टेंशन बोला जाता है, ठीक है, हाई बीपी को हाइपर टेंशन बोला जाता है। तो वही जो यहाँ पे सामान्य व्यक्ति के अनुशीलक के बारे में पूछा जा रहा है, रक्तदाब कितना होता है, तो 80 दिया गया, ठीक है। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 80 mmHg, ठीक है, 80 mmHg में मेजर करते हैं। Hg यानी कि पारा होता है, ठीक है, जो मतलब मरकरी होता है ना, उसको हम लोग Hg से रिलेट डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, तो वही पारा में उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। जब व्हाइट लाइट को, देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविएशन वाला है, ठीक है, लाइट से रिलेटेड है। तो जो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसको चलिए हम डायग्राम के थ्रू बताते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक प्रिज्म हो गया, क्या हो गया, एक प्रिज्म हो गया, इस तरह से प्रिज्म होता है। जब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को इस पे डालते हैं, कौन से लाइट को, व्हाइट लाइट। यहाँ से मान लीजिए कि व्हाइट लाइट है ये, इस पे हम डालते हैं ना, तो ये 7 कलर हमें देता है। कितने कलर देता है, तो 7 कलर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये इतने कलर हमें ये प्रोवाइड करता है। तो ये कलर को हम लोग इस तरह से नाम याद रखते हैं, VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर। तो सबसे भी से वायलेट होता है, यानी कि जिसको हम लोग बैगनी बोलते हैं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ये सारे कलर हैं। तो वही पूछा जाए कि सबसे अधिक किस रंग का विचलन होता है, विचलन सबसे अधिक किसका होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब कौन, मतलब क्या होता है, डेविएट होता है, तो वो पूछा जा रहा है। तो भी से क्या होता है, वॉयलेट होता है, और वॉयलेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैगनी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बैगनी रंग का। तो आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू ही समझ गए होंगे। तो क्लास 10th में आप जरूर पढ़े होंगे वाइट लाइट डेविएशन के बारे में। देखिए अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब इसको नाम देते हैं ना, तो वो इस तरह से देते हैं, VIBGYOR, इस तरह से देते हैं, ठीक है। जब प्रिज्म आप सीधा रखिएगा और उस पर व्हाइट लाइट डालिएगा, तो ये इस तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नीचे से इसको नाम देते हैं, ठीक है, इस तरह से VIBGYOR, ठीक है, इस तरह से हम लोग नाम देते हैं, नीचे से ऊपर देते हैं, ना कि ऊपर से नीचे। अगर यही प्रिज्म को उल्टा रखा जाता, इस तरह से रखा जाता, तो आप अगर इस तरह से व्हाइट लाइट डालते, तो इसका अगर जो डिस्पर्सन होता वो इस तरह से हम लिख सकते थे, इस तरह से लिख सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा,
वायलेट ही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे हम कलर डाल रहे हैं तो उससे ज़्यादा दूरी पे कौन कलर मतलब हो रहा है वो चीज़ पूछा जा रहा है, विचलन पूछा जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको आंसर दे सकते हैं इजीली। अगला दिया गया है कि कैलोमल क्या होता है, ठीक है। कैलोमल के बारे में पूछा जा रहा है कि जो कैलोमल है वो क्या होता है। तो कैलोमल की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। जो कैलोमल होता है वो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, ठीक है। Hg2Cl2, ठीक है। इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं तो Hg2Cl2, ठीक है। इसको हम लोग मर्क्यूरस क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। अगला यहाँ पे सवाल दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे आम आदमी भी पूछ सकता है कि जो सिंदूर होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो जो सिंदूर होता है देखते होंगे कि शादीशुदा लेडीज़ उसका इस्तेमाल करती हैं, अपने माथे पे लगाती हैं हिंदू धर्म में। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो उसके अगर रासायनिक नाम की हम बात करें तो जो सिंदूर होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है तो मर्क्यूरस सल्फाइड, ठीक है। क्या होता है मर्क्यूरस सल्फाइड, ठीक है। HGS यानी कि मर्क्यूरस सल्फाइड उसको हम लोग बोलते हैं। HGS उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। HGS जो होता है वो क्या होता है सिंदूर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि झूठा सोना जिसको हम लोग फुल्स गोल्ड कहते हैं, तो किस चीज़ को बोलते हैं जो फुल्स गोल्ड बोला जाता है, ठीक है। यानी कि झूठा सोना क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो हो जाएगा प्राकृतिक में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स, जो मतलब हमारे नेचर में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड है या फिर आयरन पायराइड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फुल्स गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। झूठा सोना के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से तो झूठा सोना के नाम से इसको जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें स्लाइड को। तो अगला सवाल दिया गया कि पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था लेकिन स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे आसानी से। तो दिया जा रहा है कि जो पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, जो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें पाया जाने वाला एंजाइम का नाम पूछा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम तो ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो पेनक्रियाटिक जूस है बॉडी में जो रिलीज होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आंतों। आंत किसको बोलते हैं इंटेस्टाइन को बोलते हैं। तो आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, ठीक है। तो जो हमारा इंटेस्टाइन होता है आंत, उसमें जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो अम्ल में अपघटित करने में कौन उत्प्रेरक का काम करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है कि जो हमारा आंत है यानी कि इंटेस्टाइन है उसमें प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक करता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया एस्ट्रोडी क्या है, ठीक है। एस्ट्रोडी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एस्ट्रोडी है वो क्या है, ठीक है। किसके बारे में पूछा जा रहा है तो एस्ट्रोडी के बारे में कि एस्ट्रोडी क्या है। तो एस्ट्रोडी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोडी क्या होता है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह। तो एस्ट्रोडी क्या है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स है उसके विकास को यानी कि उसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, कितना एक्सपेंड कर रहा है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए जो जापान द्वारा बनाया गया एक्सरे उपग्रह है, ठीक है। ये एक तरह का उपग्रह है जो एक्सरे करता है, ठीक है, जो हमारे ब्रह्मांड को एक्सरे करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला सवाल दिया गया कि मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार संपदन करता है। तो जो हमारा हृदय है, ठीक है, हमारा हार्ट बीट कितना बार मतलब हमारा दिल कितना बार धड़कता है ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो ये तो बच्चा भी बता देगा, जो क्लास 3-4 में पढ़ता होगा वो भी बता देगा कि जो हमारा दिल है वो कितना बार धड़कता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 टाइम्स यानी कि 72 बार धड़कता है। अगला सवाल है, ये सवाल भी बहुत बार कवर कराए हुए हैं, स्फैगो मैनोमीटर, ठीक है। स्फैगो मैनोमीटर का नामक यंत्र से क्या मापते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है स्फैगो मैनोमीटर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। बीपी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि स्फैगोमैनोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। अभी अभी आपको बताया कि बीपी को नॉर्मल मतलब नॉर्मल इंसान के अंदर बीपी किस तरह से होता है तो 80 और 120 mmHg होता है, ठीक है। 80 और 120, ठीक है। 80 और 120 mmHg होता है, ठीक है। ये नॉर्मल होता है। और हाई बीपी को हम लोग किस नाम से जानते हैं फिर से अभी बताइएगा। अभी हम आपसे पूछे हैं तो जो हाई बीपी होता है हाई बीपी उसका दूसरा नाम क्या है होता है कमेंट सेशन में बताइएगा। अभी अभी हम आप ऊपर बताए होंगे और ध्यानपूर्वक आप देख रहे हैं तो जरूर आपको इसका आंसर पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आप बस टाइम काट रहे हैं और उससे कुछ होने को जाने को है नहीं, क्योंकि एग्जाम उन्हीं का निकलेगा ना जो ध्यान से पढ़ रहे हैं। अगला सवाल दिया गया कि सन 1902 में कार्ल लैंडस्टाइनर ने किसकी खोज की थी। तो यहाँ पे कार्ल लैंडस्टाइनर के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप इस नाम से याद रखिएगा कि जो कार्ल लैंडस्टाइनर थे उन्होंने क्या किया था ब्लड ग्रुप का खोज किया था। किसका ब्लड ग्रुप का। तो ये पूछा जाएगा यहाँ से अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं कि ब्लड ग्रुप का खोज कब हुआ था, ठीक है। उसके बाद से पूछेगा कि किसने किया था, ठीक है, किसने किया था, ठीक है।
ब्लड ग्रुप से कुछ सवाल आपसे हम पूछ लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप में एक होता है यूनिवर्सल डोनर, क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। एक होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए, या फिर जो भी चीज़, ये चीज़ हम बहुत बार बता चुके हैं कि जो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है। यानी कि यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या हुआ कि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है जिसको ब्लड की कमी होगा। और ये जो है एक्सेप्टर, ये किसी का ब्लड ले सकता है। तो आपको बताना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। जो हमारा समुद्र है तो उसका जल नीला दिखाई देने का पीछे एक वजह है, वो एक फिजिकल फिनोमेना होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि उसका क्या रीजन है, उसका क्या रीजन है। तो पूछा जा रहा है, बताया गया कि जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण, तो जो प्रकाश है उसका स्कैटरिंग होता है, लाइट का स्कैटरिंग होता है, परिकिरण होता है जल के कणों द्वारा। इस वजह से क्या होता है कि जो समुद्र होता है उसका जल नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है। तो जो प्रोटीन होता है वो किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है, ठीक है, कंपाउंड होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, ठीक है। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। तो प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। किसका? नाइट्रोजन का। अगला सवाल है इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे एक टर्म दिया गया इथोलॉजी। क्या दिया गया? इथोलॉजी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसका अध्ययन किया जाता है। तो बात करें हम इथोलॉजी का, तो इसमें जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो सामान्य वातावरण की बात करें, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो उसमें जो जानवर होते हैं वो किस तरह से व्यवहार करते हैं उसका ही अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए कि अगर किसी जानवर को आप तंग कर दे रहे हैं तो वो तो आपको जाहिर से बात है, या तो उठा के पटक देगा या फिर काट लेगा, कुछ ना कुछ करेगा जो वो करता होगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल व्यवहारिक तरीके से उसे, अगर देखते होंगे कि अगर चिड़ियाघर में जाते हैं या फिर कहीं पे, तो कुछ जो उसमें वर्कर होते हैं वो इजीली वहाँ पे चले जाते हैं उनके पास, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं, उनके व्यवहार के बारे में उन्होंने स्टडी किया हुआ है। तो उसको ही हम लोग इथोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला है कि भारत का स्वदेश निर्मित, जिसको स्वदेश मतलब इंडिजीनियसली बिल्ट, दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा, यानी कि जो सेकेंड जनरेशन का पहला उपग्रह कौन सा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनसेट 2-1। कौन सा हो जाएगा? इनसेट 2-1, ठीक है। 2A हो जाएगा। इनसेट 2A जो है वो सेकेंड जनरेशन का फर्स्ट सैटेलाइट था, किसका? तो भारत द्वारा निर्मित। यानी कि स्वदेश मतलब होता है अपने देश में निर्मित, ठीक है। अगला सवाल है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा सूर्य है उसके हेल्प से हमारे शरीर में एक तरह का विटामिन का निर्माण होता है, जिस विटामिन का नाम है विटामिन डी। कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी का निर्माण होता है हमारे शरीर में। किसकी सहायता से? तो सूर्य की सहायता से, ठीक है। जो सनलाइट हमारे स्किन पे पड़ता है तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, ठीक है। अगला है कि किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं। जो देखते होंगे चमगादड़ दिन में नहीं उड़ता है, वो रात में उड़ते हैं, ठीक है। तो हम उनके बॉडी से एक तरह का तरंग निकलता है। क्या निकलता है? तरंग निकलता है। तो उस तरंगों के बारे में पूछा जा रहा है कि किन तरंगों की सहायता से जो चमगादड़ होते हैं वो रात में सुरक्षित उड़ पाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक रे, ठीक है। अल्ट्रासोनिक रे निकालते हैं जो भी चमगादड़ होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रस्रव यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से वो रात में सुरक्षित तरीके से उड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चमगादड़ हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए कि एक चमगादड़ हो गया, इसका इस तरह से मान लीजिए मुंह हो गया, ठीक है। ड्राइंग उतना अच्छा नहीं आता। तो इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक रे निकलता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी चीज़ होगा, मान लीजिए दीवार है, तो देखते होंगे कि वो दीवार के पास जाता है, तुरंत वहाँ से रिटर्न आ जाता है, देखे होंगे। तो इस तरह से वो अपना शिकार भी पकड़ता है, ठीक है। अपना जो शिकार होता है वो भी इसी तरह से पकड़ता है। वो रे उसके शरीर से निकलता है, मान लीजिए किसी चीज़ से टकरा के आया तो उसको अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो इस तरह से वो क्या करता है? अपने शिकार को भी पकड़ता है। अगला है कि HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है। तो HIV बहुत फेमस है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। जो HIV होता है वो विषाणु से कौन सा रोग होता है। तो HIV से एड्स होता है, ठीक है। HIV से क्या होता है? एड्स होता है। एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। तो एड्स के फुल फॉर्म क्या होते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। AIDS। बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है आपको जरूर से पता होगा, नहीं होगा तो आप सर्च भी करिएगा। सर्च करने से चीज़ें क्या होता है, एक्सप्लोर करने से आपको ज़्यादा नॉलेज होता है, ठीक है। अगला दिया कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो हमारे शरीर में कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जो रक्त को थक्का जमाने में, जैसे मान लीजिए कि हमारा शरीर है, तो अगर कहीं कट जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जब तक अगर हमारे शरीर में विटामिन के नहीं होगा, ठीक है, तो हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमेगा, और ब्लड नहीं जमेगा तो सारा शरीर वहाँ का खून वहाँ से निकल सकता
सकता है और जिस वजह से हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। तो विटामिन के जो है वो क्या करता है, खून को थक्का बनाने का काम करता है, जो रक्त होता है उसका थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है एम्पियर सेकेंड मात्रक है। तो एम्पियर सेकेंड पूछा जा रहा है कि किस चीज़ का मात्रक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवेश का मात्रक है। ठीक है, किसका, आवेश का, जो आवेश यानी कि चार्ज बोलते हैं उसका मात्रक क्या है, तो एम्पियर सेकेंड है। अगला है लाफिंग गैस है। तो लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस भी बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि लाफिंग गैस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो जो बाहरी चुंबकीय प्रभाव है उससे वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो वह लॉग कवर में रखकर, इसको किस तरह से रखते हैं, तो लोहा का जो कवर बना के उसमें रखकर हम लोग क्या करते हैं, उसका रक्षा करते हैं। ठीक है, लौह कवर बनाकर यानी कि लोहे का कवर बना के उसमें हम लोग रख के उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला सवाल है परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। ठीक है, जो परमाणु बिजली घर है, ठीक है, जो परमाणु बिजली घर है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, किस तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियर संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर संलयन हो जाएगा, यानी कि उसको लोग न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। देखिए दो वर्ड होता है, एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। तो इसको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, फ्यूजन और फ्यूजन में क्या अंतर है। ठीक है, फ्यूजन और एक होता है फिजन, क्या होता है, फिजन। तो फ्यूजन में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई चीज़ है, एक चीज़, इससे क्या होगा कि ये दो होगा। ठीक है, ये दो होगा, फिर इससे ये टूटेगा इस तरह से, फिर ये टूटेगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या हो गया कि फ्यूजन हो रहा है, यानी कि ये टूट रहा है। लेकिन फ्यूजन में क्या होता है कि फ्यूजन में दो चीज़ है। ठीक है, दो चीज़ मिलके क्या होगा कि एक चीज़ का निर्माण करेगा, इस तरह से ये फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन मतलब कोई चीज़ जुड़ता है और फ्यूजन मतलब टूटता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।